नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति टॉपिक पर बातचीत करेंगे। और राष्ट्रपति टॉपिक के बारे में इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट बातचीत करेंगे। और जो कुछ यदि छूटता है तो अगले टॉपिक में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, जो ये राष्ट्रपति टॉपिक है, इस टॉपिक से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर करके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से करें ताकि एग्जाम्स में यदि राष्ट्रपति टॉपिक से कोई क्वेश्चंस आता है तो वहां पर आप किसी प्रकार की कोई गलती न करें। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की क्लास को। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान, राष्ट्रपति। तो सबसे पहले दोस्तों, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों में कार्यपालिका और विधायिका के अंतर संबंध संघीय कार्यपालिका की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है दोस्तों, आधुनिक जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनमें कार्यपालिका और विधायिका का जो अंतर संबंध है वही क्या करता है, संघीय कार्यपालिका की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको क्या करता है, निर्धारित करता है। इस आधार पर जो संघीय कार्यपालिका है उसके दो स्वरूप हैं। तो संघीय कार्यपालिका के कितने स्वरूप हैं दोस्तों, तो संघीय कार्यपालिका के दो स्वरूप हैं। एक तो संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दोस्तों, अध्यक्षात्मक सरकार, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार ये क्या हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो स्वरूप हैं। तो याद रखेंगे, संघीय कार्यपालिका के दो स्वरूप हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के क्या हैं, दो स्वरूप हैं। एक तो संसदीय सरकार जिसमें संसद क्या करती है, सरकार का संचालन करती है। और एक क्या होता है दोस्तों, अध्यक्षात्मक सरकार है जिसमें राष्ट्रपति क्या करता है, सभी कार्यों का संचालन कराता है। तो इस तरह से दोस्तों लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो स्वरूप हैं, संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय सरकार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अध्यक्षात्मक सरकार प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं संसदीय सरकार। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। तो जो संसदीय सरकार होती है दोस्तों, उसमें राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, जो कार्यपालिका होती है उसका क्या होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक शक्तियां किसमें होती हैं, तो वास्तविक जो शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और जो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, उसका प्रमुख कौन होता है, उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और इसके सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और इसके जो सदस्य हैं वो क्या है, निर्वाचित होते हैं तथा वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और वो क्या होते हैं दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और वो भी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो मंत्रिपरिषद है उसके सदस्य निर्वाचित होते हैं और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों एवं कार्यों के बारे में विधायिका से स्वतंत्र होता है। तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों एवं कार्यों के बारे में जो विधायिका होती है उससे क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र रहता है। उससे क्या रहता है, स्वतंत्र होता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप कहा जाता है। तो जो संसदीय सरकार है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या इसी को सरकार का क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। और ये जो संसदीय सरकार है ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था कहा जाता है। तो जो राष्ट्रपति सरकार है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों
गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था कहा जाता है। और यह व्यवस्था दोस्तों अमेरिका में है, ब्राजील में है, रूस में है और श्रीलंका में है। तो अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका में क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, अमेरिका, ब्राजील, रूस और श्रीलंका में क्या है, राष्ट्रपति जो क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों एक क्या होता है, सामूहिक कार्यपालिका भी होती है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव भी होती है। संसदीय एवं अध्यक्षात्मक के अतिरिक्त एक तीसरी प्रकार की कार्यपालिका कुछ देशों में पाई जाती है। कुछ देशों में क्या होता है दोस्तों, कुछ देशों में संसदीय एवं अध्यक्षात्मक के अतिरिक्त एक तीसरी प्रकार की भी कार्यपालिका पाई जाती है, जिसे सामूहिक कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव की संज्ञा प्रदान की गई है। जिसको क्या, कौन सी संज्ञा दी गई है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव की संज्ञा दी गई है। और इस प्रणाली में शक्तियां अंतिम रूप में एक व्यक्ति में संकेंद्रित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती हैं। तो इसमें क्या है, इस प्रणाली में जो शक्तियां हैं वो अंतिम रूप से एक व्यक्ति में संकेंद्रित, एक व्यक्ति में है ना संकेंद्रित न होकर के, एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर के व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। तो जो सामूहिक कार्यपालिका होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो शक्तियां होती हैं वो अंतिम रूप से एक व्यक्ति में न होकर के समूह में निहित रहती हैं। समूह के लोगों में क्या होती है, सामूहिक रूप से रहती है। तो ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं, सामूहिक कार्यपालिका कहते हैं। और ऐसा सिस्टम स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो इस देश की जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है, उसकी शक्ति 7 सदस्यीय संघीय परिषद फेडरल काउंसिल में निहित है। तो जो क्या है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, वो 7 मेंबर्ड क्या है, 7 मेंबर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होती है, निहित होती है। परिषद के सदस्य शासन शक्ति की दृष्टि से एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। और जो परिषद के सदस्य हैं वो शासन की दृष्टि से क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, एक दूसरे से एकदम क्या होते हैं, शासन की दृष्टि से एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तथा इनका एक निश्चित क्या होता है दोस्तों, कार्यकाल होता है। और इनका क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित कार्यकाल होता है। तो याद रखेंगे कि दो प्रकार की जो संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अतिरिक्त एक तीसरी प्रकार की भी व्यवस्था है, जिसको सामूहिक कार्यपालिका कहते हैं। और इसमें क्या होता है, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों के क्या होते हैं, मिले जुले गुण होते हैं। और ये कहें कि इसमें क्या होता है, जो शक्तियां हैं वो अंतिम रूप से एक व्यक्ति में न संकेंद्रित होकर के व्यक्तियों के एक समूह में रहती हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सामूहिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है। तो भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। तो भारत क्या था दोस्तों, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली थी उसको स्वीकार किया गया। ऐसा क्यों किया गया दोस्तों, क्योंकि भारत क्या था, पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, उपनिवेश हुआ करता था, ब्रिटेन का भारत पर शासन था। तो जो संसदीय शासन प्रणाली थी तो वो ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई। और क्या था, जो भारतीय लोग थे, भारतीय जनता थी, वो इसी प्रणाली से क्या थी दोस्तों, सहज थी। तो इसलिए भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति देश का सिर्फ संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। देश का क्या होता है दोस्तों, केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, भारत में जो राष्ट्रपति है वो देश का सिर्फ संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक रूप से कार्यपालिकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो जो क्या है, एक्चुअल पावर होती है, जो वास्तविक शक्तियां होती हैं, वो मंत्रिपरिषद, उसका प्रयोग कौन करता है, तो उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है। तो डॉक्टर अंबेडकर महोदय ने, जिन्हें आधुनिक मनु संविधान का निर्माता की संज्ञा दी गई है, तो उन्होंने राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान बताई है। किंतु उन्होंने बताया कि जहां ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत है, ब्रिटिश सम्राट का जो पद है वो वंश परंपरा के अनुसार जो उस वंश में क्या होता है वही क्या होता है, सम्राट बनता है। वहीं भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में क्या होता है दोस्तों,
जो राष्ट्रपति है उसका क्या होता है, इलेक्शन होता है, उसका निर्वाचन किया जाता है, उसका चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार भारत में एक साथ संसदीय लोकतंत्र एवं गणराज्य स्थापित किया गया है। तो इस तरह से जो भारत है दोस्तों, उसमें एक साथ ही क्या किया गया है, संसदीय लोकतंत्र एवं गणराज्य को स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे, भारत में क्या किया गया है, एक साथ संसदीय लोकतंत्र एवं गणराज्य की स्थापना की गई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब यहां से हमारा दोस्तों राष्ट्रपति टॉपिक शुरू होगा और राष्ट्रपति टॉपिक दोस्तों संविधान के भाग 5 द संघ, द यूनियन, ठीक है दोस्तों, संघ द यूनियन से संबंधित है। तो संविधान के भाग 5 संघ द यूनियन से संबंधित है। भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। दोस्तों हम लोगों ने प्रारंभ में ही पढ़ा था कि संविधान में 22 भाग, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान के संविधान में अनुसूचियां बढ़कर के 12 हुई और अनुच्छेद भी दोस्तों लगभग 465 कहे जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों संख्यांक की दृष्टि से 395 अनुच्छेद ही हैं और दोस्तों जो क्या है भाग हैं वो भी 25 कहे जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे कि संख्यांक की दृष्टि से न तो भागों में परिवर्तन हुआ है और न ही अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ है। ABCD इस तरह से उनमें क्या हुआ है दोस्तों, बदलाव हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने भाग 1 में देखा था संघ और उसके राज्य क्षेत्र को। भाग 2 में हम लोगों ने बातचीत करी थी अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता के बारे में, और भाग 3 में दोस्तों हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में बातचीत कर रखी है। और दोस्तों भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSPs के बारे में हम लोगों ने बातचीत की है। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक टॉपिक मूल कर्तव्यों पर भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत उसको रखा था। और आज ये दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग राष्ट्रपति भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक जो संघीय कार्यपालिका है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके समझते चलते हैं। तो सबसे पहले भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक, कहां से कहां तक दोस्तों, अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। तो संघीय कार्यपालिका का वर्णन कहा है दोस्तों, तो संघीय कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 तक है। और संघीय कार्यपालिका में दोस्तों, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी सम्मिलित होते हैं। तो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, एक तो राष्ट्रपति महोदय, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सभी मिलकर के संघीय कार्यपालिका बनाते हैं। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी सम्मिलित हैं। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के 3 आधारभूत स्तंभ हैं। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये क्या है दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के 3 आधारभूत स्तंभ हैं। 3 क्या है दोस्तों, बेस पिलर हैं जिन पर भारतीय शासन प्रणाली क्या है दोस्तों, टिकी हुई है। तो भारतीय शासन प्रणाली कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे 3 आधारभूत लोकतांत्रिक स्तंभों पर टिकी हुई है। जहां विधायिका का प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना है, वहीं कार्यपालिका का कार्य इन विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना है। तो वही जो कार्यपालिका है दोस्तों, उसका कार्य क्या है, ये जो विधियां हैं इनके अनुसार शासन का संचालन करना है। न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद की स्थिति में यदि क्या है दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिका कोई क्या करती हैं, विधि बनाती हैं, कोई नियम बनाती हैं, कोई कानून बनाती हैं और उस पर क्या है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस पर समाधान प्रस्तुत करने और न्याय देने का जो दायित्व है वो न्यायपालिका को सौंपा गया है। तो इस तरह से विधायिका क्या करती है, विधियों का निर्माण करती है, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम कार्यपालिका करती है। और यदि उसमें उन विधियों में किसी प्रकार का दोष है ना, किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होती है, तो उसमें क्या है, न्यायपालिका क्या करती है, समाधान प्रस्तुत करती है, समाधान बताती है और न्याय करती है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे देख लेते हैं, अब है हमारा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं।
तो राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता, राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक कौन होता है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राज्य का प्रमुख होता है। तो भारत का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। और क्या है दोस्तों, वह राज्य का प्रमुख भी होता है। और क्या होता है दोस्तों, वो राज्य का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में कितने राष्ट्रपति होंगे, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा कौन बताता है, अनुच्छेद 52 बताता है। तो लास्ट में दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद 52 को समझते हैं। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा, 2-3 राष्ट्रपति नहीं हो सकेंगे। तो भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ये बताया गया है। भारत में क्या है दोस्तों, संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है। तो भारत में क्या है दोस्तों, जो संघीय कार्यपालिका है उसका जो प्रधान है वो कौन है, वो राष्ट्रपति महोदय जी हैं। तो भारत में जो संघीय कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तथा संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां उसमें निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति में क्या होता है दोस्तों, जो संघ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो सेंटर की क्या है दोस्तों, सारी कार्यपालिकीय शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और वह क्या करता है, उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। तो राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, और संघीय कार्यपालिका का प्रधान भी है। संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां उसमें निहित रहती हैं, जिसका प्रयोग वह स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। ऐसा अनुच्छेद 53(1) में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति यदि किसी को बनना है तो वो उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसके पास होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति पद के लिए, है ना, योग्य हो। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं विहित की गई हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं विहित की गई हैं। पहला दोस्तों, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा दोस्तों, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति पद के लिए जो आयु है वो कितनी है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति की योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो इस तरह से दोस्तों अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी जो है तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं नहीं है। तो याद रखेंगे कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, है ना, ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ एवं राज्यों के मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यों के राज्यपाल का पद और संघ एवं राज्य के जो मंत्रियों का पद है वो क्या है दोस्तों, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है, लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखेंगे जो चौथा पॉइंट है उसके नीचे ही ये हमने क्लियर कर दिया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ एवं राज्य के जो मंत्री हैं उनके पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का पद क्या लाभ का पद माना जाएगा, तो ऑफिशियली लाभ का पद नहीं माना जाएगा। क्यों दोस्तों,
क्योंकि मंत्रियों में ही क्या है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं के द्वारा क्या हुआ होना चाहिए दोस्तों, 50 मतदाताओं के द्वारा प्रपोज्ड होना चाहिए, प्रस्तावित होना चाहिए। 50 मतदाता क्या करें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का क्या करें, प्रस्ताव रखें, और 50 मतदाता क्या करें, उसका अनुमोदन करें। ठीक है दोस्तों, अप्रूव्ड करें उसको, तब क्या हो सकेगा, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल हो सकेगा। और जमानत राशि कितनी है दोस्तों, कासन मनी कितनी है, तो राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 है। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो कोई उम्मीदवार यदि कुल जितने वैध मत हैं दोस्तों, टोटल जो वैलिड वोट है उसका यदि 1/6 पार्ट प्राप्त नहीं करता है, मत प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जो कासन मनी है, जो जमानत राशि है, वो क्या हो जाती है दोस्तों, जब्त हो जाती है, उसको वापस नहीं मिलती है। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि निर्वाचन के पूर्व वह इसका सदस्य है। तो राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि निर्वाचन के पूर्व वह इसका सदस्य है, तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाता है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। इस तरह से दोस्तों यदि प्रश्न बने तो यहाँ पे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि निर्वाचन से पूर्व वह इसका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसको अपना स्थान, निर्वाचन की तिथि से उसका जो स्थान है वो क्या समझा जाएगा, उस सदन, संबंधित सदन से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, अपने कार्यकाल, जब वो क्या है दोस्तों, कार्यकाल में है अपने, है ना, जब अपने पद पर है तो वो क्या कर सकेगा, कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकेगा, ऐसा अनुच्छेद 59 कहता है। तो अनुच्छेद 59 में दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए क्या है, शर्तों के बारे में दिया गया है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे समझिए कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकेगा, अनुच्छेद 59 ऐसा कहता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 57 संविधान का अनुच्छेद 57 क्या कहता है, 57 कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन के लिए योग्य है। अनुच्छेद 57 क्या करता है, पुनर्निर्वाचन की बात करता है, राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन की बात करता है, और कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, किंतु वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इस प्रश्न पर संविधान मौन है। इसके बारे में संविधान में कुछ भी जो है तो वर्णित नहीं किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दो बार वर्ष 1952 तथा वर्ष 1957 में इस पद हेतु उनको चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या है, केवल 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, और उससे पहले दोस्तों वो इंतरिम राष्ट्रपति भी थे। 1950 जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसी टाइम पर क्या किया गया था दोस्तों, उसी टाइम पर राजेंद्र प्रसाद, तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें क्या किया गया है दोस्तों, 2 बार 1952 और 1957 में इस पद हेतु चुना गया था। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, और अमेरिका में दोस्तों क्या है, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं दोस्तों, हमारे प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में भी 2 साल कार्य किया, और जब 1952 में चुनाव हुए तो उनको पहली बार निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, और दोबारा दोस्तों 1957 में उनको पुनः इस पद के लिए चुना गया। तो इस तरह से उनका जो कार्यकाल है वो 12 वर्षों का हो जाता है।
तो 2 साल तक वो क्या थे दोस्तों, संविधान सभा ने उनको क्या किया था, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया था। ऐसा क्यों करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि जो संवैधानिक पद होता है वो कभी खाली नहीं रहता, इस कारण से उनको उसी समय क्या कर दिया गया था, राष्ट्रपति चुन लिया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो क्या किया जाएगा, ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और दोस्तों, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी है ना, संघ शासित राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 लोग शामिल हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित राज्यों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, तो उसमें क्या है, जो जम्मू कश्मीर राज्य का जब विभाजन हो गया, लद्दाख और क्या हो गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बने, तो जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, उसके जो है तो अभी जो है तो उसके जो सदस्य हैं विधानसभा के, जो मेंबर होंगे, वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा कोई जो है तो अभी अमेंडमेंट नहीं किया गया है। तो ये याद रखेंगे, अभी इसके बारे में कुछ भी जो है तो क्लियर नहीं है। यदि संसद चाहे तो वो क्या कर सकती है, अमेंडमेंट के द्वारा उनके सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर सकेगी। तो इसके लिए अमेंडमेंट होगा दोस्तों, अभी नहीं हुआ है, तो याद रखेंगे ये बात। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों और राज्य विधान परिषद की सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है दोस्तों, उसमें संसद एवं राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, संसद और राज्यों की विधानसभाएं जो हैं, संसद और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके मनोनीत सदस्य, नॉमिनेट मेंबर और राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है, और 4 स्टेटमेंट आपको देगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन जब बनेगा तो वहां पे आप लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, और इस तरह से 4 स्टेटमेंट आपको देगा और उसमें से आप एक को आपको चूज करना है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट रहेगा दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित क्षेत्रों के जो विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, साथ ही साथ दोस्तों अगला जो है तो स्टेटमेंट रहेगा कि संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्यों को। तो इस तरह से आपको बताना है कि संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य एवं राज्य विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। मैनर ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है उसका। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद क्या है दोस्तों, 55, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा।
तो इसमें रीति दी गई है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं डायरेक्ट इलेक्शन क्या है। डायरेक्ट इलेक्शन वो है दोस्तों जिसमें हम और आप लोग क्या करते हैं, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट देते हैं लोग, वो डायरेक्ट इलेक्शन है। और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो दोस्तों वो क्या है, तो जिनको हम लोगों ने वोट दिया है वो क्या करते हैं, हमारी तरफ से जब वोट डालते हैं तो वो इलेक्शन क्या कहलाता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातें कौन कौन सी हैं। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातें हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में दी गई है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो अन्य बातें हैं तो वो कहाँ दी गई हैं, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अन्य बातों का जिक्र किया गया है, अन्य बातों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम द्वारा होगा एवं ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। और ऐसा यदि जो निर्वाचन होता है उसमें जो मतदान है वो कैसे होगा दोस्तों, तो मतदान क्या होगा, गुप्त होगा तथा यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों जो जितना जो है तो संभव हो सकेगा तो उतना क्या होगा दोस्तों, अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में क्या रखी जाएगी, एक रूपता रखी जाएगी, यूनिफॉर्मिटी रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं मत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। तो संविधान में यह प्रावधान है, संविधान में क्या है दोस्तों, यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। तो संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके निर्वाचन में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। साथ ही राज्यों एवं संघ शासित राज्यों एवं संघ के मध्य, राज्यों और संघ के मध्य मतलब दोस्तों राज्य और केंद्र के बीच में समानता हो। इसको प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा एवं संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या इस प्रकार से निर्धारित होती है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे जो है तो राज्य के विधानसभाओं और संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या को निर्धारित किया जाता है ताकि उनमें क्या हो, समानता हो, एक रूपता हो। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं। तो प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। तो क्या होता है दोस्तों, हर राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की क्या करते हैं दोस्तों, जनसंख्या, उस राज्य की टोटल जितनी जनसंख्या होगी और उस राज्य की विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य होंगे उनमें क्या करते हैं दोस्तों, 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग दे देते हैं। तो 1000 के गुणनफल से जो संख्या प्राप्त होती है उसमें भाग देने से प्राप्त होती है। जैसे दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है वो कितना है दोस्तों, तो एक विधायक के मत का मूल्य बराबर होता है दोस्तों, एक विधायक के मत का मूल्य बराबर होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य संख्या। तो राज्य की कुल जनसंख्या में क्या करते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या से भाग दे करके 1000 का क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे यदि मध्य प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, राज्य की जो टोटल जनसंख्या है उसमें क्या करेंगे, राज्य के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या करते हैं, से भाग देते हैं और 1000 का गुणा कर देते हैं। तो जितना आता है वही क्या होता है, एक विधायक का मत का मूल्य होता है। और इसी तरह से जितने विधायक होते हैं सभी का मत मूल्य निकल आता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब क्या होता है, विधायकों के मतों का मूल्य उस प्रक्रिया के पिछली वाली प्रक्रिया के आधार पर निकाल लेते हैं तो क्या करते हैं, संसद के प्रत्येक सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके मतों के मूल्य को भी क्या करते हैं,
सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को क्या करते हैं, संसद की कुल सदस्यों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, एक संसद सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य में क्या कर देते हैं, संसद के जितने निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, कुल संख्या है, उससे भाग दे देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है दोस्तों, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य निकल आता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मतगणना काउंटिंग कैसे होती है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतगणना के लिए क्या होता है दोस्तों, एक स्पेशल प्रोसेस अपनाई जाती है और राष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो कुल वैध मत, जो क्या है, कुल वैध मतों के आधे से, कुल जितने क्या है वैलिड वोट हैं उसके आधे से कम एक मत अधिक प्राप्त करता है। मतलब 50% से एक मत जो अधिक प्राप्त करता है उसी को क्या किया जाता है, उसी उम्मीदवार को सफल घोषित किया जाता है। और ये जो 50% से एक अधिक मत है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको न्यूनतम कोटा कहा जाता है। अतः न्यूनतम कोटा बराबर होता है दोस्तों, न्यूनतम कोटा बराबर होता है कुल वैध मत बटे 2/1। तो कुल जितने वैलिड वोट हैं उसमें 2 का भाग दे करके 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब दोस्तों 50% + 1, 50% क्या हो जाएगा, प्लस 50% + 1 यदि किसी जो है तो कैंडिडेट को मत प्राप्त हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब मतगणना के समय पहले प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। तो पहले क्या करते हैं, जो पहली वरीयता के मत होते हैं उनकी गणना करते हैं। यदि कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है, यदि पहले ही चरण में क्या हुआ दोस्तों, किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा मिल गया तो उसको सफल घोषित कर दिया जाता है। और यदि कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता तो दूसरे चक्र की गणना प्रारंभ की जाती है। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सबसे कम मत जो प्राप्त करने वाला उम्मीदवार होता है उसको क्या करते हैं, स्पर्धा से बाहर कर देते हैं और उसके मतपत्रों की द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करते हैं। और जो उसका मतपत्र रहता है दोस्तों, उसमें जो दूसरी वरीयता के मत होते हैं उनकी गणना करते हैं और साथ ही साथ उसे अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ देते हैं। और उसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो अन्य उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रथम वरीयता के मत हैं उनको जोड़ दिया जाता है। अब यदि द्वितीय चक्र की गणना के बाद भी कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो तीसरे उक्त प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, फिर से दोहराई जाती है और तथा यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। तो जब तक किसी उम्मीदवार को क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। तो माना कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ए बी सी और डी कुल 4 उम्मीदवार हैं। कितना दोस्तों, 4 उम्मीदवार हैं और कुल जो क्या है दोस्तों प्राप्त वैध मत हैं वो 2500 हैं। कितना है दोस्तों, 2500 हैं, 2500 हैं। अतः न्यूनतम कोटा कितना हुआ दोस्तों, 1251 हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 1251 हुआ। अब माना प्रथम वरीयता में ए बी सी डी को क्रमशः 950, 700 और 500, 950, 700, 500 और 350, 350 मत प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम वरीयता में ए को 950, बी को 700, सी को 500 और डी को 350 मत प्राप्त हुए। किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा 1251 प्राप्त नहीं हुआ। अतः सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी सी को क्या कर दिया जाएगा, स्पर्धा से बाहर करके उसके द्वारा जो 350 मत प्राप्त किए गए हैं उनमें क्या किया जाएगा, द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाएगी। और द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करने के बाद क्या होगा दोस्तों, यदि अब माना कि 350 मतपत्रों में द्वितीय वरीयता पर ए को 50, बी को 100 एवं सी को 200 मत प्राप्त हुए। तो ए को 50, बी को 100 एवं सी को क्या हुआ दोस्तों 200 मत प्राप्त हुए। तो इसे प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ने पर ए, बी एवं सी के कुल मत क्रमशः हो जाते हैं दोस्तों 1800 और 700। कैसे दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया था, ए को 50 मत मिले थे केवल, तो ए को 50 मत मिले तो 950 पहले था तो 50 उसमें और जुड़ गया तो कितना हो गया, 1000 हो गया। इसी तरह से बी को क्या मिला, 100 मत मिले, 350 में 100 मत मिले तो वो क्या हुआ, 700 था तो 800 हुआ।
और सी को 200 मत मिले तो वो 500 हुआ, क्योंकि कितना था दोस्तों 500 था, तो वो कितना हो जाएगा 5 में 200 और जुड़ जाएगा तो 700 हो जाएगा। तो इस तरह से पुनः किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है। अब तृतीय चक्र की गणना की जाएगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, तीसरे चक्र की गणना करेंगे, जिसमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सी को भी स्पर्धा से बाहर करके उसके द्वारा प्राप्त 700 मत पत्रों में तृतीय वरीयता के मतों की गणना करके उसे ए और बी के कुल मतों में जोड़ दिया जाएगा। माना सी के 700 मतों में तृतीय वरीयता पर ए को 200, बी को 500 मत प्राप्त हुए। तो कितने मत दोस्तों, ए को 200, 700 में से ए को 200 और बी को 500 मत प्राप्त हुए। तो इस तरह से तृतीय चक्र की गणना के बाद ए और बी को जो कुल मत प्राप्त हुए क्रमशः 1200 और 1300 हुए। ए को 1200 हो गया, क्योंकि वो कितने 200 मत प्राप्त किया, और 1000 था तो 1200 हो गया। और बी को 500 मत प्राप्त हुए, तो वो कितना था दोस्तों 800 था, तो 800 से वो क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। तो इस तरह से बी को न्यूनतम कोटा 1251 से अधिक मत प्राप्त हो गया, अतः उसे सफल घोषित किया जाएगा। तो इस कारण से क्या किया जाएगा दोस्तों, उसको सफल घोषित कर दिया जाएगा, यद्यपि उसने प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र की गणना में ए से कम मत प्राप्त किया था। जबकि वो क्या था, पहले और दूसरे चक्र की गणना में ए से कम मत प्राप्त किया था, फिर भी उसको क्या किया जाएगा, सफल घोषित किया जाएगा, क्योंकि अंत में उसने जो है तो न्यूनतम कोटा से ज्यादा मत प्राप्त कर लिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या है, प्रोसेस है राष्ट्रपति के मतगणना की। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति की पदावधि कितनी है, राष्ट्रपति कितने टाइम तक कार्य करेगा, है ना। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होती है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, तो अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण की तिथि से, जिस दिन से वो पद धारण करेगा, उस तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण किए रहता है, किंतु वह 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उसे संविधान के अतिक्रमण वायोलेशन करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को संविधान के वायोलेशन अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए उपयोग किया जाएगा दोस्तों। तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति को, संविधान के अनुच्छेद 61 में जो उपबंधित प्रक्रिया है उसके आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी तब तक अपना पद धारण किए रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये संसद का, ये देश का, राष्ट्र का क्या है, सर्वोच्च पद होता है, इसलिए इसको कभी खाली नहीं रखा जाता है। राष्ट्रपति क्या है, जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति जब कभी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं तो तुरंत इसकी एक कॉपी क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को भिजवाते हैं, ताकि पता चल जाए कि जो संसद का एक अभिन्न अंग, महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कैसे कराया जाता है, राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेते हैं, है ना, उसका वर्णन कहां पर है। तो दोस्तों अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिला दी जाती है। तो अनुच्छेद 60 में यह लिखा है दोस्तों कि जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है अथवा उसकी अनुपस्थिति में यदि वो नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रपति महोदय शपथ क्या लेते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं राष्ट्रपति अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण एवं जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहने की शपथ लेते हैं।
तो राष्ट्रपति महोदय संविधान कर्तव्यों के निर्वहन की, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण की एवं जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहने की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में दिया गया है। तो जो राष्ट्रपति की शपथ है दोस्तों, उसका प्रारूप कहां पर है? तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप कहां है दोस्तों? अनुच्छेद 60 में दिया है। 3 पदों का के शपथ का प्रारूप दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप संविधान के अनुच्छेदों में दिया गया है दोस्तों। और बाकी का जो शपथ है दोस्तों वो अनुसूची 3 में दी गई है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है और उसमें लिखा है कि मैं अमुक, है ना, वो अपना नाम लेते हैं और फिर क्या कहते हैं दोस्तों कि मैं अमुक अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण एवं जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहने की शपथ लेता हूं या प्रतिज्ञान करता हूं, है ना। तो इस तरह से राष्ट्रपति महोदय की शपथ हो गई, प्रतिज्ञान हो गया। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते क्या क्या हैं। तो अनुच्छेद 59(3), ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 59(3) के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदय बिना किराया दिए शासकीय आवास के उपयोग के हकदार रहेंगे और इसी प्रकार अन्य परिलब्धियां, है ना, भत्तों और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे जो संसद क्या करे? विधि द्वारा नियत करे। तो संसद क्या करेगी? राष्ट्रपति, है ना, के वेतन भत्तों आदि के बारे में विधि द्वारा क्या करेगी? विनियमन करेगी। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह था, जिसे वर्तमान में बढ़ा करके 5 लाख प्रतिमाह कर दिया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय का वेतन कितना है दोस्तों? तो इनका वेतन दोस्तों 5 लाख प्रतिमाह कर दिया गया है और राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति महोदय को वेतन दिया जाता है। और ये क्या होता है? आयकर से मुक्त होता है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति की परिलब्धियां या भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 59(4) कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति की जो परिलब्धियां हैं, भत्ते हैं, वो क्या है दोस्तों? उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर राष्ट्रपति महोदय यदि क्या कर देते हैं? संविधान का अतिक्रमण कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन कर देते हैं, तो उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। तो उस स्थिति में उनके विरुद्ध क्या किया जाएगा? महाभियोग चलाया जाएगा, इम्पीचमेंट मोशन लाया जाएगा। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि महाभियोग इम्पीचमेंट संसद के द्वारा चलाया जाता है तो उसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहा जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और ये जो महाभियोग है इसका प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा में या कि राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए कि हम आपके खिलाफ प्रस्ताव इम्पीचमेंट मोशन ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना होनी चाहिए तथा प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। यदि इस आशय का प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह रखा गया है समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, रखा जाता है, उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो जांच के लिए अगले सदन में, दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और दूसरा सदन तुरंत क्या हो जाता है दोस्तों? न्यायालय की भूमिका में आ जाता है। इसी कारण इस प्रोसेस को क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार होता है। जांच के पश्चात यदि द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है
तो उसी दिन से राष्ट्रपति पद मुक्त समझा जाता है। तो राष्ट्रपति का पद उसी दिन से, जिस दिन प्रस्ताव है ना दूसरे सदन के द्वारा भी प्राप्त हो जाता है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद मुक्त समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इस संदर्भ में हमको दो बातें ध्यान देने की जरूरत है। पहला, संसद के दोनों सदनों के जो नामांकित सदस्य हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। तो एक तो दोस्तों जो नामांकित सदस्य थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था वो क्या होंगे, महाभियोग में भाग ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे जिन्होंने महाभियोग जिन्होंने उसके जो है तो नियुक्ति में भाग लिया था, वो क्या होंगे, महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे। अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। तो अभी तक ऐसा एक भी बार है ना देखने को नहीं मिला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो, महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के ऊपर लाया गया हो। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उसको कौन देखेगा, कौन सुलझाएगा। तो अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। और उच्चतम न्यायालय जो निर्णय कर देगा वो निर्णय क्या होगा, वो निर्णय अंतिम होगा। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पूर्व किया गया कोई भी कार्य या घोषणा अवैध या अविधिमान्य नहीं होगी। अवैध नहीं होगी दोस्तों, जो राष्ट्रपति ने पद पर रहते हुए कार्य कर दिया है वो अवैध नहीं होगी, भले ही उसके पद को है ना उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया हो बाद में। ठीक है दोस्तों, तो उसके पहले उसने जो कार्य किया है वो अवैध नहीं माने जाएंगे। सिंपल यही लिखा है इसमें। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा अनुच्छेद 71 में उपखंड 4 जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त हैं। निर्वाचक मंडल क्या है, खाली है। निर्वाचन मंडल के कुछ स्थान क्या है, रिक्त हैं। अतः यदि किसी राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय भंग हो तब भी उसका निर्वाचन अवैध नहीं होगा। तो 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 71 में एक उपखंड 4 जोड़ा गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसकी वैधता को है ना उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि निर्वाचक मंडल में कुछ स्थान रिक्त है। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसलिए दोस्तों किया गया क्योंकि ये भारत बड़ा देश है और यहाँ पे कहीं में कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो ताकि उन चुनावों का असर राष्ट्रपति के निर्वाचन पर न पड़े, इस कारण से ऐसा अमेंडमेंट किया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की इन शक्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को संविधान ने व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं और इन शक्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, सामान्य शक्तियां, दूसरा आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य शक्तियां, सामान्य काल में राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो जो सामान्य टाइम है दोस्तों उसमें राष्ट्रपति को क्या है, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक तो कार्यपालिकी शक्तियां, दूसरा विधायिकी शक्तियां, तीसरा वित्तीय शक्तियां, चौथा न्यायिक शक्तियां, पांचवा कूटनीतिक शक्तियां, छठवां सैन्य शक्तियां। तो इस तरह से सामान्य जो शक्तियां हैं, सामान्य काल में राष्ट्रपति को इस 6 प्रकार की शक्तियां, कार्यपालिका, विधायिका, है ना, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य शक्तियां, ये सभी शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक एक करके सभी शक्तियों को पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी है राष्ट्रपति की?
तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा, पदाधिकारियों केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से करेगा। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है दोस्तों कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में होगी और वो इसका प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से करेगा। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और जो भारत सरकार है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसके सारे जो कार्यपालिकीय कृत्य हैं वो भी क्या है, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं तथा सरकार के सभी निर्णय उसके निर्णय माने जाते हैं और जो सरकार के निर्णय हैं वो राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और राष्ट्रपति महोदय को क्या है दोस्तों, जो संघ है उसके मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आगे दोस्तों अनुच्छेद 74 है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिकीय शक्तियों के प्रयोग में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, अपने कार्यपालिकीय शक्तियों के प्रयोग में सलाह के लिए क्या करता है, एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अतः वह भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। संघ के क्या करता है, अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति भी करता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों में सूचना दे जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों में जो सूचना है राष्ट्रपति के द्वारा मांगी जाए उसको वो दे। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रपति का संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति क्या है, संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 77 संसद का भी अभिन्न अंग है। तो राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 77 के आधार पर संसद का भी क्या है, अभिन्न अंग है, क्योंकि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद क्या होगी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनेगी। और अनुच्छेद 77 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। आगे दोस्तों राष्ट्रपति को व्यापक विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं जो निम्न प्रकार हैं। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने एवं समाप्ति की घोषणा करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति महोदय को संसद का अधिवेशन बुलाने, साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय को संसद का अधिवेशन बुलाने और उसकी समाप्ति की घोषणा करने का अधिकार है। किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। वह सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। वो क्या कर सकता है दोस्तों, सदनों या किसी भी सदन का क्या कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को उसके नियत समय से पहले भी भंग कर सकता है। और जो लोकसभा है दोस्तों उसको उसके नियत तिथि से पहले भी भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 ऐसा कहता है राष्ट्रपति लोकसभा में प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है दोस्तों, संबोधन का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक वर्ष आम चुनाव के बाद, है ना, प्रत्येक आम चुनाव के बाद और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में, जैसे ही पहला सत्र आरंभ होता है तो सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण ही होता है। और उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं और उसमें क्या करते हैं, सरकार की सामान्य नीति एवं भावी कार्यक्रमों का विवरण देते हैं। ऐसा अनुच्छेद 87 में बताया गया है। राष्ट्रपति उक्त आरंभिक अभिभाषण के अतिरिक्त कभी भी संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों की संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकता है। तो वो जो उक्त अभिभाषण प्रथम सत्र, किसी आम चुनाव का पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष का पहले सत्र के अलावा भी, है ना, राष्ट्रपति महोदय
संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों की संयुक्त सदन में दोनों सदनों के संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकते हैं तथा उसके लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगे, है ना, कर सकते हैं। अनुच्छेद 86 ऐसा कहता है। राष्ट्रपति यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो, राष्ट्रपति क्या करते हैं, यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और संयुक्त बैठक, दोस्तों यहाँ पे अधिवेशन शब्द नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है संविधान में। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। यदि उसकी राय में लोकसभा में इस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो, तो यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब वर्तमान में इनको मनोनीत नहीं किया गया है। वर्तमान में जो अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है इसके जो है तो आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया है ना, केवल SC ST के आरक्षण को बढ़ाया गया है, इसके आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इसी प्रकार से जो राज्यसभा है उसमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष ख्याति प्राप्त या विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति महोदय 12 सदस्यों को क्या करते हैं, राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, है ना। अनुच्छेद 83 कहता है। ठीक है दोस्तों, 83 में ये बताया गया है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून बन सकता है। तो संसद द्वारा यदि कोई विधेयक पारित हो जाता है तो जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती तब तक वो कानून नहीं बनता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक 2 विधेयकों को छोड़ करके अन्य जो विधेयक हैं उनको पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तब वह उस पर अपनी अनुमति दे देता है। तब वो क्या करता है, उस पर अपनी अनुमति दे देता है या अनुमति नहीं देता है ना, या अनुमति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं, है ना। या तो वो क्या करे, अनुमति दे दे, या अनुमति रोक ले, या अनुमति क्या करे, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। किंतु यदि संसद द्वारा विधेयक संशोधन सहित या रहित फिर से वापस कर दिया जाता है तो उस स्थिति में दोबारा राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। दोबारा राष्ट्रपति महोदय क्या होते हैं, अनुमति देने के लिए उस पर बाध्य होते हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, जब राज्य विधायिका कोई विधेयक पारित करती है और राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रखते हैं, तब राष्ट्रपति, तो दोस्तों जब राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित करता है तब राष्ट्रपति एक तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है, दूसरा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, तीसरा राज्यपाल को निर्देश होता है कि विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। परंतु यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है, लेकिन यदि राज्यपाल लौटा देता है और राज्य विधायिका फिर से राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो जो राज्य विधायिका है ना, उसके विधेयकों पर राष्ट्रपति सहमति पुनः जो है तो भेजने पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वीटो लैटिन शब्द है, यहाँ पे वीटो है दोस्तों। वीटो क्या है दोस्तों, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान की गई है, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त होती हैं, आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो
जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे आत्यांतिक वीटो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। यह सामान्यतः भी निम्न दो मामलों में प्रयोग किया जाता है। इसको सामान्यतः निम्नलिखित दो मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहला, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री ना हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक, और सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे, जब विधेयक पारित हो गया हो एवं राष्ट्रपति की सहमति मिलना शेष हो तथा नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। तो एक तो है जब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक है ना, जो संसद का सदस्य मंत्री नहीं है उसके द्वारा यदि प्रस्तुत विधेयक है तो उसमें एब्सोल्यूट वीटो हो सकता है। दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब अपना मंत्रिमंडल क्या हो, त्यागपत्र दे दे, या विधेयक पारित हो गया हो एवं राष्ट्रपति की सहमति मिलना शेष हो तथा नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर सहमति न देने की सलाह दे, तो उस टाइम पर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा है निलंबनकारी या सस्पेंसरी वीटो। निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसरी वीटो। तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। याद रखेंगे, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लौटाए जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित कर देने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, किंतु उसे संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है। संसद में उसकी पूर्व अनुमति से ही ये विधेयक रखा जाता है, क्योंकि संसद में जो ये विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखे जाते हैं। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। संविधान के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय सीमा का प्रतिबंध नहीं है। अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता, तब वह जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तो जेबी वीटो वही है दोस्तों कि संविधान में क्या है, राष्ट्रपति की अनुमति देने का समय जो है तो फिक्स नहीं है, समय सीमा है ना का कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। इस कारण से राष्ट्रपति महोदय यदि किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करते, तो ये समझा जाता है कि वह जेबी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति ने 1986 में जो भारतीय डाक संशोधन विधेयक था उसके संबंध में किया था। तो पहला जो इसका प्रयोग था जेबी वीटो का, तो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा 1986 में डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया गया था। कुछ विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। कुछ विधेयकों को क्या है दोस्तों, कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिनको संसद में प्रस्तुत करने से पहले ही राष्ट्रपति महोदय की अनुमति आवश्यक होती है, किंतु यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना भी संसद में पेश कर दिया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकेगा। यदि राष्ट्रपति महोदय की अनुमति नहीं ली गई है तो भी वो क्या होगा दोस्तों, वो अवैध नहीं होगा, न्यायालय उसको अवैध घोषित नहीं कर सकेगा। आगे दोस्तों, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं होती, कोई वीटो नहीं कर सकती, वीटो शक्ति नहीं होती है। तो संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास किसी प्रकार का वीटो नहीं होता है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। तो ऐसा प्रावधान पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी हैं, ऐसा उसमें लिखवा दिया गया। ऐसे विधेयक जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है: धन विधेयक अनुच्छेद 110, किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक अनुच्छेद 3। याद रखेंगे, धन विधेयक अनुच्छेद 110 और किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम या आदि में परिवर्तन करने वाला विधेयक अनुच्छेद 3। ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है किंतु धन विधेयक नहीं है, अनुच्छेद 117।
भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक, अनुच्छेद 304, कराधान से संबंधित ऐसा विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता है, अनुच्छेद 274। तो याद रखेंगे धन विधेयक 110 है, नए राज्यों का निर्माण, नाम सीमा परिवर्तन, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 117 है ना, जो संचित निधि से व्यय करने से संबंधित होगा, भूमि अधिग्रहण अनुसूची 10 है ना, और 304वां विधेयक जो व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला है ना, कोई यदि राज्य का विधेयक है तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। कराधान से संबंधित ऐसा कोई विधेयक है जिससे राज्य का हित क्या होता है, प्रभावित होता है, तो उसके लिए भी क्या करना होगा दोस्तों, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। उस प्रकार के विधेयक को लाने से पूर्व भी क्या करनी होगी, राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 123 याद रखेंगे, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। जब संसद के क्या है दोस्तों, दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है। अविलंब क्या है, कार्यवाही आवश्यक है, जहां राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विवेकाधीन नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव वही बल होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। तो राष्ट्रपति का क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विवेकाधीन नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी ऐसा अध्यादेश संसद की पुनर्संभावित होने के 6 सप्ताह, ठीक है दोस्तों, पुनः संभावित होने के 6 सप्ताह के समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा जब तक संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित नहीं कर दिया जाता है। तो जो अध्यादेश होता है दोस्तों, तो यदि संसद फिर से क्या हुई, बैठ जाती है, संसद की जो बैठक है वो फिर से, यदि सत्र फिर से शुरू हो जाता है तो 6 सप्ताह की समाप्ति पर वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा। इस कारण से उसका क्या होता है दोस्तों, अधिकतम टाइम 6 माह 6 सप्ताह होता है। तो जब तक संसद के दोनों सदनों द्वारा, यदि अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति है ना, तो क्या हो जाएगा, वो फिर कानून बन जाएगा। और राष्ट्रपति क्या है, जब तक वो दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रपति महोदय उसको किसी भी समय वापस ले सकेंगे। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो पारित अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद क्या बन जाता है दोस्तों, अधिनियम बन जाता है। अनुच्छेद 13 का के अधीन, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 13 का यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए जिसको कहते हैं, तो अनुच्छेद 13A के अधीन विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आता है। अतः ऐसा कोई अध्यादेश जो मूल अधिकार भाग 3 का अतिक्रमण करता है शून्य होगा। तो जो क्या है, अध्यादेश मूल अधिकार भाग 3 का अतिक्रमण करता है वो क्या होगा, शून्य होगा। यदि संसद का एक सदन सत्र में हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो यदि संसद का कोई सदन सत्र में हो और एक सदन सत्र में न हो तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि एक सदन विधि बनाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि अकेला सदन विधि नहीं बना सकता है। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बनाने की शक्ति है, जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, उन्हीं मुद्दों पर है ना अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। अध्यादेश का वही संवैधानिक बल होता है, अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून का होता है। अतः एक अध्यादेश किसी मौलिक अधिकार का न तो लघुकरण कर सकता है और न ही उसको छीन सकता है। तो अध्यादेश के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है और न ही छीना जा सकता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या है, जुडिशियल पावर क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। अतः राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत ही क्या कर दिया गया दोस्तों, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। तो इस कारण से राष्ट्रपति को न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेष अधिकार नहीं है। फिर भी राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अतः राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, किसी दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं या उसको प्रविलंब का, उसको देर से मतलब उसको कुछ टाइम का रियायत दे देंगे, या परिहार कर देते हैं, या विराम कर देते हैं, या
लघुकरण कर देते हैं, सजा की प्रकृति को कम कर देते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, पहला तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, दूसरा जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंड आदेश मृत्यु दंड हो। क्षमा से तात्पर्य दंड से पूर्णतः मुक्ति से है। और क्षमा से तात्पर्य क्या है दोस्तों? क्षमा, यदि राष्ट्रपति महोदय क्षमा करेंगे तो पूर्णतः क्या है, दंड से मुक्ति उसको मिल जाएगी। तो 3 प्रकार के राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 3 तरह के मामले राष्ट्रपति के क्षमादान के अंतर्गत आते हैं। पहला तो यदि सेना न्यायालय ने कोई दंड दिया है, दूसरा दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है, और तीसरा जब किसी को है ना मृत्यु दंड दिया गया हो तो उस पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय क्षमा करने की पावर रखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के प्रकार। तो क्षमा दोषी को दिया गया, क्षमा क्या है, दोषी को दिया गया दंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो जब राष्ट्रपति महोदय किसी को क्षमा कर देते हैं तो वो जो दोषी होता है उसको जो दंड मिला होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। परिहार क्या है दोस्तों, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर देते हैं। दंड की प्रकृति है ना, दंड की प्रकृति को क्या कर देते हैं, प्रकृति में परिवर्तन करने किए बिना ही क्या कर देते हैं, उसकी मात्रा को कम कर देते हैं। जैसे किसी को फांसी होने वाली है तो उसको क्या कहते हैं, कर देंगे कि इसको क्या कर दे, कोई जो है तो दवा के द्वारा इसको क्या कर दे, है ना, इसको जो है तो मृत्यु दंड दे दे। आगे दोस्तों विराम, किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम किया कर दिया जाता है। विराम में क्या होता है, किसी विशेष कारण से जो दंड होता है उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है। लघुकरण, दंड को कम कर देना, दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर देना। यदि किसी को फांसी हो रही है तो उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना, क्या होगा, लघुकरण होगा। प्रविलंबन क्या है, इसमें मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है कुछ समय के लिए। प्रविलंबन में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया जाता है, मृत्यु दंड को निलंबित कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए उसमें क्या कर दी जाती है, देरी कर दी जाती है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट का अधिकार है। तो अनुच्छेद 143 में क्या है, राष्ट्रपति महोदय को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को यदि यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य या सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तब वह उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए भेजता है, किंतु वह उच्चतम न्यायालय की राय मानने के लिए बाध्य नहीं होता। किंतु वह क्या है, उच्चतम न्यायालय की राय मानने के लिए बाध्य नहीं होता। उच्चतम न्यायालय भी है ना राय देने के लिए बाध्य नहीं होता है ना, राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय भी बाध्य नहीं है, और वो जो राय देगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय भी बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार भी है। तो राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 124(4) के तहत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों के ट्रांसफर को भी वही करते हैं, तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत निर्मित किए जाने वाले न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित नियमों को अनुमोदित अप्रूव्ड करने का काम भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला है दोस्तों राष्ट्रपति की वृत्ति शक्तियां। राष्ट्रपति को वृत्ति क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष की आय व्यय का विवरण बजट को रखवाते हैं। साथ ही साथ अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का है ना वर्णन है। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं होती हैं। भारत की आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड से यदि किसी प्रकार का व्यय करना है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही होता है। तो कंटीजेंसी फंड पर राष्ट्रपति महोदय का नियंत्रण होता है। वह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धनराशि दे सकता है। इसके लिए बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। तो राष्ट्रपति महोदय जो आकस्मिक निधि है उससे धन दे सकते हैं, लेकिन बाद में संसद के द्वारा उससे स्वीकृति अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होता है। उसे एक वित्त आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है, जो आर्थिक स्थिति से संबंधित राष्ट्रपति को क्या करता है, परामर्श देता है। तो आर्थिक स्थिति से संबंधित राष्ट्रपति स्वयं के परामर्श के लिए एक वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी रखता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर कौन कौन सी है। तो भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना
है ना, नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। अनुच्छेद 53(2) में ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 53(2) में क्या किया गया है दोस्तों, ये बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय क्या है, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है, किंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा विधि बनाकर विनियमित या नियंत्रित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की इस शक्ति को संसद विधि बना करके नियंत्रित या विनियमित कर सकती है। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशियों से संधि और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, यद्यपि इन समझौतों के संबंध में पहल मंत्रियों के हाथों में रहती है तथा इसकी जो संसद से पुष्टि आवश्यक होती है। 7वां, राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों में शासन संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों के कार्यों को बांटने के लिए राष्ट्रपति महोदय नियम बनाते हैं। तो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स का क्या निर्धारण राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं, है ना। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह यदि हो गया है तो इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से करते हैं। अनुच्छेद 103 में है। अनुच्छेद 107 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक एवं असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल की कृतियों के निर्माण हेतु उपबंध कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का अनुमान किया गया है। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रीय आपात क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है दोस्तों, तो अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो उद्घोषणा कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। तो आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं, परंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। और ये जो अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी है, इसके लिए जो है तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होनी चाहिए। आपात की उद्घोषणा को 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो जो आपात की उद्घोषणा है तो उसको अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए 1 माह के अंदर, किसका, संसद का। और यदि अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो 6 माह तक वो लागू रहेगा और 6 माह बाद भी लागू रखने के लिए पुनः इसका अनुमोदन आवश्यक है। तो अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 352 1962 में राष्ट्रपति भारत पर चीन द्वारा आक्रमण के कारण, 1971 में भारत पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण, 1975 में कांग्रेस द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, राज्यपाल से यदि प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है कि संबंधित राज्य का क्या है, जो शासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन की क्या कर सकते हैं, उस राज्य में उद्घोषणा कर देते हैं और राष्ट्रपति शासन के थ्रू राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। और यदि इस तरह की उद्घोषणा कर दी गई है तो संसद से 2 माह के भीतर स्वीकृति लेना आवश्यक है। और संसद की, है ना, अनुमोदन के पश्चात, संसद के अनुमोदन के पश्चात कोई उद्घोषणा एक बार में 6 माह से अधिक समय तक जारी नहीं रहेगी। तो संसद यदि एक बार क्या कर देती है, अनुमोदन कर देती है, तो 6 माह तक वो जारी रहेगी। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत अथवा उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ऐसी उद्घोषणा 2 माह के पश्चात प्रवर्तन में नहीं रहेगी जब तक कि इसके पूर्व उसे संसद द्वारा अनुमोदित नहीं कराया जा देता, है ना, नहीं कर दिया जाता।
उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को कई उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पदीय दायित्वों कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं संस्थित की जाएगी, नहीं चालू रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, है ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा पद ग्रहण की पूर्व या पश्चात अपनी व्यक्तिगत क्षमता से किए गए कार्यों के लिए उनकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही संस्थित प्रस्तावित नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हें इसकी 2 माह पूर्व सूचना न दे दी गई हो। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों में अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 74 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 74 में पुनः संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति अपनी सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। इसी प्रकार वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति के कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कुछ संविधान विशेषज्ञ भारतीय राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख, कठपुतली राष्ट्रपति या रबर की मोहर की संज्ञा प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। शासन का नहीं, वह साधारणतः मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता और ना मंत्रियों की सलाह के बिना कुछ कर सकता है। इस प्रकार संविधान राष्ट्रपति को स्पष्टता कोई विवेकीय शक्तियां प्रदान नहीं करता है, किंतु संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियों को प्रयोग करता है। यदि लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश प्राप्त है तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग करता है और सामान्यतः ऐसे दल या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है जो उसकी राय में सदन में विश्वास प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन रिजोल्यूशन कर देता है, किंतु यदि कोई सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तथा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के विघटन की सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है तथा सत्ताधारी पार्टी किसी व्यक्ति को अपना नया नेता नहीं चुन पाती है तो उस समय पर क्या करता है, राष्ट्रपति अपने विवेक से सत्ताधारी पार्टी के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। ऐसी स्थिति में जबकि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया हो किंतु त्यागपत्र देने के लिए तैयार न हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से सरकार को बर्खास्त भी कर सकता है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह को एवं अनुच्छेद 111 के तहत संसद द्वारा पारित विधेयकों को है ना आपत्तियों सहित पुनर्विचार के लिए वापस करने में भी राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करता है। जब वह जेबी वीटो का प्रयोग करता है तब भी अपने विवेक का प्रयोग करता है, क्योंकि स्व विवेक से ही विधेयक पर अपनी अनुमति न देने या पुनर्विचार हेतु वापस न भेजने का निर्णय करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 86(2) के तहत संसद को संदेश भेज सकता है। संसद का संदेश भेजने की यह शक्ति राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्तियां होती है। 1990 के बाद गठबंधन के दौर में राष्ट्रपति की भूमिका, वर्तमान गठबंधन सरकारों के दौर में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। गठबंधन सरकारों के वर्तमान युग में जब किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति की भूमिका प्रधानमंत्री की नियुक्ति में महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री को विश्वास मत अर्जित करने का भी निर्देश दिया जाता है, जो संसदीय शासन के एक नवीन परंपरा है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, राष्ट्रपति का टॉपिक। कुछ विशिष्ट तथ्य छूट गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को उस टॉपिक में ले लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यदि आप लोगों को ये राष्ट्रपति टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।